हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम CGTT 2022 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स के सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है विच सीक्वेंस इज करेक्ट टू रिप्रेजेंट। चलिए यहाँ थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। ये हमारा 2022 में जो हुआ था टीईटी का, CGTT का, है ना, उसका मैथ्स जो पोर्शन हो 91 नंबर से स्टार्ट होता है। तो चलिए अपन 91 को अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है विच सीक्वेंस इज करेक्ट to represent the hierarchical chain of number system। संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है। तो चलिए सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारा नंबर सिस्टम रहता है तब संख्या पद्धति रहती है। नंबर सिस्टम का तात्पर्य किससे है? हमारा संख्या पद्धति से है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति में रहता है सबसे पहले आता है प्राकृत, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाता है, जो तीसरा है वह हमारा होता है इंटीजर, जिसको आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिसको हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं। और चौथा उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, हिंदी में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि क्रमों को देखा जाए, है ना, यहाँ पर क्रम को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले तो प्राकृत, प्राकृत के बाद पूर्ण, पूर्ण के बाद पूर्णांक और हमारा उसके बाद परिमेय संख्या। ये हमारा क्रम चला जाएगा। तो इस क्रम में हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर। ये फोर्थ पार्ट होता है। ठीक है, इससे भी पहले 3 पार्ट्स होते हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में होती है 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जब स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स पोर्शन तो वो 91 से 30 करके, तो इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए 92 का देख लेते हैं। दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, आप कैसे सिद्ध करेंगे। ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए कि दो विषम संख्या, है ना, दो विषम संख्या होती है ना, उनका योग, जैसे कि 3 और 5 को जोड़ दिए तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। वो तो सबको मालूम है कि एक सम संख्या होती है। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं पूछा कि क्या आएगा, सम संख्या आएगी नहीं आएगी, नहीं पूछा, कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए अवलोकन से, प्रयोग से, तर्क से, आनुभाविक तरीके से। अनुभव, वही अनुभव है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारा बाय ऑब्जर्वेशन, बाय एक्सपेरिमेंट, बाय लॉजिक एंड बाय
एम्पिरिकली। तो ऐसे ही इसको सिद्ध करेंगे। तो इसमें हमारा जो सिद्ध करने का तरीका है वह है तर्क से। यहाँ पर क्या है हमारा, तर्क से। इसका जो राइट आंसर आएगा वो तर्क से होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 93 नंबर। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो शिक्षा शास्त्र है उससे संबंधित भी हमारा इसमें प्रश्न रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, सही अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए, व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए, गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग की जाए। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स could be easy if teaching plans should be prepared on the basis of theoretic all concepts should be explained concretely, general thoughts should be specified, use of mathematical symbols should be minimized. So the आंसर विल बी, ये थ्योरेटिकली है ना। अगर आप गणित को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सोपान है ना, हमारा सोपान क्रमिकता के आधार पर, मतलब एक जैसे हमको गुणा सीखना है तो उसके लिए धन सीखना पड़ेगा, क्रमिक है ना, क्रमिक सोपान की जो क्रमिकता है उसके आधार पर आपको शिक्षण योजना बनाना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 मार्क्स, मतलब नंबर उसमें 94 लगा हुआ है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। कक्षा चौथी में एक शिक्षक विद्यार्थी को 3 4 7 6 और 9 3 7 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। ये देखिए, उनको जोड़ दिया गया और उसने इस प्रकार से जोड़ा है, बता रहा है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में खाली स्थान की कमी है। देखो, ये तो एक्चुअल में ऐसा जोड़ेगा नहीं, है ना, ऐसा उसने जोड़ दिया, मतलब ऐसा उसने क्यों जोड़ा, तो योग के कौशल, मतलब योग के कौशल की कमी है, स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है, पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल की कमी है, या योग के सही क्रम की अवधारणा की कमी है। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं, इसमें उस बच्चे को योग आ रहा है, क्यों, क्योंकि 7 7 14 करके योग तो आ जा रहा है, जोड़ना उसे आ रहा है, लेकिन कौन से स्थान पर रखकर किसे जोड़ना है वो नहीं आ रहा है। मतलब ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 94 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, उसे स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़िए। यस, 95, क्वेश्चन नंबर 95 में आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7/12 का तुल्य भिन्न, 9/15 का तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मतलब क्या होता है, उसी के जैसा, है ना, उसी के जैसा का तात्पर्य यहाँ पर हम समझाएंगे। जैसे 7/12 है, ये निम्न संख्या में टूटा हुआ है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 7 दूने अगर 14 दो बार करते हैं तो 12 दूने क्या लिखेंगे, 24, है ना। उसके बाद 7 या 21 करते हैं तो 12 का भी 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36।
है ना भाई। तो इस तरह से ये जो आते जा रहा है 14/24, 21/36, ये सभी आपके तुल्य परिमेय संख्या होंगे या तुल्य भिन्न होंगे, जो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर 7/21 के ये में आया है 7/12 में 21/36, तो ये तो ए हो गया, समझ लो ये ए का हो गया। उसी तरह से 9 तो 9 का देखिए यहाँ पर 9/15 था, लेकिन ये सरलतम रूप में नहीं है, ये और कट सकता है, तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, है ना। इस तरह से हमारा ये बी हो गया। अब उचित अनुचित क्या होता है, देखिए उचित भिन्न, उचित का मतलब होता है प्रॉपर, प्रॉपर कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो प्रॉपर का मतलब होता है जब मेरा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का अर्थ होता है अंक, है ना, वो छोटा हो जाए इससे डिनोमिनेटर से, मतलब हिंदी में उसे हर कहते हैं, है ना। मतलब ऊपर वाला अगर छोटा नीचे वाला बड़ा है मतलब उचित है, तो सी, ये सी यहाँ पर चला गया अभी। अब बचा कौन, डी, तो ये डी यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे, है ना। ए का हो जाएगा 1, तो ए का हो जाएगा, सॉरी, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा राइट आंसर कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हो गया बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 96 नंबर, ओके, इट्स 96 नंबर। 96 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो 96 में इसे सॉल्व करने का है, तो ये बोर्ड मास के रूल पे बेस्ड होता है। ठीक है, बोर्ड मास होता क्या है ये ध्यान से समझिए। तो बोर्ड मास, BODMAS, है ना, ये सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण का क्वेश्चन है। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हम कोष्ठक कहते हैं। अब इसमें 4 टाइप के कोष्ठक होते हैं, ठीक है। एक रेखा या बार ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा स्मॉल, इसके बारे में जानते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी सॉल्यूशन लिया जाता है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट देखा जाते हैं। बार तो है नहीं, बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो चलिए बार ब्रैकेट के बाद किसको देखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है ना भाई। तो स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो अपन लिख लेते हैं 1/2, फिर लगा लेते हैं बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ पर है करली ब्रैकेट, फिर -2 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 2+3, उसके बाद है इनटू, ठीक है, उसके बाद है 20, फिर करली ब्रैकेट लगा है, उसके बाद बाई लगा है, उसके बाद 2 लगा है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखिए 3+2 पहले, सबसे पहले तो हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, उसके बाद बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, -2। जब ऐसा ब्रैकेट के सामने हम कुछ नहीं रहता मतलब वहां पर मल्टीप्लाई है, यहाँ है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू में कितना हो जाएगा 20, करली ब्रैकेट डिवाइडेड 2 एंड स्क्वायर, ठीक है। अभी आ जाते हैं अपन 1/2 में। अब देखो ये करली ब्रैकेट के अंदर केवल और केवल मल्टीप्लाई गुणा है ना भाई, है ना। चलिए करेंगे तो इतना आ जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। चलिए -200 करने के बाद हम ये देख रहे हैं,
चलिए देखते हैं यहाँ पर -200 करली ब्रेकेट। जब भी कोई ब्रेकेट के अंदर कोई भी मटेरियल रहे या नंबर रहे, अगर वो पूरा सॉल्व होकर एक सिंगल नंबर बन जाता है तो ब्रेकेट हट जाता है, मतलब करली ब्रेकेट हट जाएगा। अब डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया भाई, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 और ये हो जाएगा ब्रेकेट के बाहर कुछ नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई होता है। जब ये सॉल्व होकर एक सिंगल नंबर बनेगा तो ब्रेकेट हट जाएगा, है ना भाई। ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा माइनस और कितना आ गया, 50 आ गया, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा -50 वाला कहाँ पर है ना। ये जो -50 का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 97। चलिए 97 कर लेते हैं। ओके, 97 में क्या दिया, जरा ये क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत, ठीक है, 0.275 के बराबर है। Which of the following percentage is equivalent to 0.275। देखिए क्या होता है, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड परसेंट, ये तीनों एक दूसरे के रूप होते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर आपको डेसिमल दिया है और उसको परसेंटेज में पूछा है 0.27 एंड 5, तो कभी भी ऐसा रहता है तो उससे आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 100 है मतलब इसके बाद डबल जीरो है, तो ये डेसिमल है, 2 डिजिट खिसकेगा और ये आ जाएगा 27 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, और ये लग जाएगा परसेंट। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो 97 का आंसर आ जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है ये देखते हैं पहले। यहाँ पर 450 रुपए राशि पर, है ना, 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा ₹81 प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। अब ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अपन को इसको सॉल्व करना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज ए इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इसका सॉल्यूशन एकदम इजी है, सिंपल इंटरेस्ट का लगा लीजिए फार्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट की इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, रख दीजिए जो जिसके जगह में है। ये दिया हुआ अपन का 81 इक्वल्स टू टाइम यहाँ निकालने को बोला है, प्रिंसिपल दिया है 450 इंटू रेट दिया है 4.5 इंटू टाइम निकालना है और डिवाइडेड बाई कितना करना है 100। चलिए जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हैं अपन। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, ये आ जाएगा 810, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा ये 45 और ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बन जाएगा, टाइम बच जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए एक काम करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अब क्यों करने को बोल रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअल में क्या है ना, कभी भी 0.5 रहे, और यदि आप इसको चाहें तो 45/10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये दोनों मिलके हो जाएंगे 9, 4.5, 4.5 का डबल 9 हो जाएगा। अभी 9 एक कम 9 हो गया, और 9 नया क्या हो जाएगा, 81 हो गया। 45 से कम 45, और 45 दूने 90, क्लियर हो गया। अब इस तरह से क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4, मतलब दो दूने कितना हो गया यहाँ पर, टाइम इक्वल टू आ गया 4 ईयर। टाइम निकल गया हमारा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने एंड दबा दिया। ओके 99, हाँ ठीक है 99 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। जब एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपए अधिक प्राप्त होंगे होते हैं। क्रय मूल्य क्या है? एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट ए गेन ऑफ 5% yield 15 more than when sold at loss of 5%, the cost price will be। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है वो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर कोई चीज है ना, उसको हमने खरीदा, खरीदा मतलब सीपी, जिसको हिंदी में हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब इससे अगर मैं एक बार 5% फायदा ले लिया, और इसी में एक बार मैं 5% क्या ले लिया, नुकसान ले लिया, है ना भाई। तो दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया, देख लो भैया। यहाँ पर आ गया आपका 10%। मतलब अगर फायदा ले रहा हूं और जो नुकसान ले रहा है ना, दोनों के बीच में कितने हैं गैप, 15 रुपए का गैप है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना हो रहा है हमारा, 10%। मतलब जो 10% का जो गैप है वही आपका 15 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 रुपए के बराबर है। ठीक है, कितने रुपए के बराबर है, 15 रुपए के। तो हानि पे बेचे जाने से 15 रुपए अधिक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या देखना है, तो 15 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। वेन सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%, कॉस्ट प्राइस विल बी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो 1% कितने को बता रहा है, इसके 1% को बताइए, देखिए जरा। 1% की वैल्यू, तो 10% माने 15 रुपीज, तो 1% माने 15 कितना हो गया, 10। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर जो सीपी है वो 100% होता है। ठीक है, 100% 5% ज्यादा, 100% 5% कम। और दोनों में डिफरेंस देखा हमने 10% का, क्योंकि किसी चीज से अगर 5 आगे चले जाओ और पीछे चले जाओ तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है 10 का। तो परसेंट में देख रहे हैं 10, रुपए में देख रहे हैं तो 15, तो 1% किसके इक्वल हो गया, 15/10। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या निकालना है आपको, 100%। तो 1% का 15/10, तो 100% का कितना हो जाएगा, 15/10 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये परसेंट में आ रहा है 100, और ये आ रहा है रुपीस में। तो चलिए जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, और हमारा आंसर आ गया 100 एंड कितना, 50 रुपीस।
ठीक है, तो 99 का हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक मिनट रुकते हैं। ओके, 101 हो गया। चलिए, ये हमारा आ गया 100, क्वेश्चन नंबर 100 आ गया। इसमें क्या दिया है देखते हैं। 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ रूल। रूल ये कहता है कि जिसके इकाई में, ठीक है, जिसके इकाई सिंगल जीरो, है ना, मतलब या फिर इसको ले लेते हैं 2378 हो, वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बाकी हमेशा ऐसा नहीं है कि बाकी रहेगा तो होगा ही जरूरी, ऐसा नहीं है। ये 24 है, 24 भी तो नहीं होता है ना। लेकिन ये ऐसे जो 2378 रहेंगे ना, ये कभी नहीं होंगे, ये बोल रहा है। क्लियर हो गया बात? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। देखो, इसको बनाने का तो लंबा तरीका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप ऑप्शन से जाओगे। कैसे ऑप्शन से जाओगे? जैसे कि यहाँ पर है मेरा 6072, अगर मैं इसमें 6 प्लस कर दूं तो इसके लास्ट क्या हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कट हो गया। ये 10 अगर प्लस कर दूंगा तो 10 प्लस करने से 82 हो जाएगा, इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये भी गया, है ना भाई। उसके बाद ये 2 और 2 4, हाँ हो सकता है। और ये 2 और ये 6 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 में तो आएगा नहीं भैया, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आप ऑप्शन नंबर ए एक बार 6 ऐड कर दो। अरे इधर सामने कुछ भी रहे, 8 आ गया मतलब नहीं होगा। ठीक है, 6072 10, 10 में लास्ट में कितना आ गया आपका, इकाई में कितना आ गया आपका, 2 आ गया, तो भी ये नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन को देखिए। सी ऑप्शन 6072, अरे कितना आ गया, 12 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ 860, ये इसकी पॉसिबिलिटीज है। अभी पूरा नहीं कंफर्म बोल सकते, तो डी ऑप्शन में अगर गए और देखा यहाँ पर, है ना, कि 16 ऐड करने से ये कितना हो रहा है, 608 और 8 आ रहा है, 8 होने से तो होगा नहीं, तो अब 3 नहीं है मतलब एक तो होगा ही। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। अगर ये आप रूल जानते हैं, है ना, तो आपको ये इजी पड़ेगा। नहीं तो भाई उसको क्या करके देखो, स्क्वायर रूट निकाल निकाल के देखो, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा स्लो है ये जो लैपटॉप है, यानी इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ, चलिए 102 आ गया, इसीलिए देखिए। चलिए अब आते हैं अपन 101 में। ओके, 101, वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 43, 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेष फल क्या रहे, समान रहे। ये जो शेष फल वाली जो बात होती है ना, ये लघुत्तम महत्तम की होती है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जब भी ऐसा आपको बोले शेष फल समान रहे,
तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप सबसे पहले तो नंबर लिख लीजिए 43, 91 और 183। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, जो सबसे बड़ा संख्या दिखेगा उसको जो बाकी छोटे छोटे हैं उनसे आपको घटाना है, माइनस करना है। 183 माइनस 91 कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया और ये 9 आ गया, 92 आ गया। ठीक है, उसके बाद 183 को ही क्या करना है, 1 मिनट, क्या बोला गया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 40, 91 और उसको क्या कर सके, विभाजित कर सके। तो चलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जब ऐसा समान वाला पूछेगा ना, तो सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा उससे जितना भी छोटे छोटे हैं सबको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। चलिए माइनस कितना कर लेते हैं, 43। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, 3 3 और कितना आ जाएगा ये 0। ठीक है, ये आ जाएगा 100, हमारा कितना 100 आएगा 40। ठीक है, कितना आ गया 100 एंड कितना आ गया 40। अब उससे छोटा देखिए, अब है हमारा उससे छोटा है 91, तो उसके छोटा है, उससे जो छोटा है उससे अपन माइनस करेंगे, मतलब इसको आप फिर से माइनस करेंगे 43। मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो सबको माइनस करेगा, जो मंझला वाला है वो उससे अपने से बड़े को माइनस करेगा, है ना। इसका मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है वो उससे छोटे से हमको क्या करते हैं, घटाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो है ना, 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, मेरा 8 हो गया, और ये 5 तो कितना हो गया 48। ठीक, अब इस तरह से घटाने के बाद जो आपको संख्या मिलेगी, इनका आपको निकालना है महत्तम समापवर्त। ठीक, मतलब HCF। ठीक है, तो आपको ये 92 है ना, 140, ठीक है, 92 हो गया, 140 हो गया, 48 हो गया, इनका आप निकालेंगे HCF, है ना। तो सबको तो HCF निकालना आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं डिवीजन मेथड लगाता हूँ, है ना, या फिर आप ऐसा लगा सकते हैं करना चाहें तो इसे, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 2 का कितने बार में आएगा, 48, 48 नहीं आएगा, 46 आएगा ये। एक मिनट, थोड़ा प्रोसेसर बहुत स्लो है जी। चलिए यहाँ पर हमारा ये 46 आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं करेक्ट, 46 हो गया, कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 23 आ जाएगा। ये 23 का 1 हो एक बार में जाएगा, अब तो और जाएगा नहीं। 140 का कर लेते हैं, तो 140 का क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 2 ये 70 जा हो जाएगा, ये 2 का 35 जाएगा, और ये 5 का 70 जाएगा, और 7 का 1 बजा जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से अपन 48 कर लेंगे, तो 48 का आएगा, 2 का कितना आएगा, 24 आएगा, 2 का कितना आएगा, 12 आएगा, और 2 का कितना आएगा, 6 आएगा, और 2 का कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर सबके पास 2 है, वो भी 2 बार है ना भाई। तो इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय आप क्या कर लो, यहाँ पर तो एकदम क्लियरली दिख रहा है भाई, ये नंबर को जो बचा हुआ नंबर है उससे डिवाइड कर लो, है ना। जिनसे ये डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और उसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, महत्तम कितना हो जाएगा, 2 2 ने कितना हो गया, 4 हो जाएगा ये। क्लियर, तो इस तरह से आंसर हो गया इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। थोड़ा वेट करना पड़ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें सारी चीज़ें सॉल्व मिल जा रही है, सॉल्यूशन मिल जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। तो चलिए मिल नेक्स्ट करते हैं अपन, यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं। 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत में वृद्धि होगी। एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 71 if the number 100 replaced by 140 then एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय। आज मैं आपको एकदम जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो 3 कॉलम है ना, 3 कॉलम बनाओगे और आप 2 चीजें याद रखोगे। सबसे पहले तो औसत निकलता कैसे है, औसत निकलता है सबको योग कर देते हैं, है ना, और जितनी भी संख्या है उससे क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको और समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस संख्या को इधर ट्रांसफर कर दें, गुणा कर दें, है ना, मतलब एवरेज इक्वल्स टू हमारे पास होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर मैं सम निकालना चाहूं, सम मतलब योग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एवरेज इनटू नंबर, मतलब औसत गुणा संख्या। बस ये वाला अगर आप फंडा आप जान रहे हो ये दोनों, तो आपके कोई भी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे औसत में, और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना रहे। अब आपको यहाँ पर बनाने होंगे 3 कॉलम, ठीक है, तो बनाने होंगे 3 कॉलम। पहला कॉलम आपका रहेगा संख्या, मतलब नंबर का। दूसरा रहेगा आपका एवरेज माने औसत का। और तीसरा वाला रहेगा आपका जो सम, सम का मतलब योग। ये तीनों कॉलम से आप पूरे कोई भी औसत के कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए, पहले कितने लोग थे, एवरेज ऑफ 40 मतलब 40 लोग थे, उनका एवरेज औसत कितना था, 71। तो यहाँ पर देखो एवरेज और नंबर संख्या गुणा करेंगे तो सम आएगा, मतलब उनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2840, दोनों गुणा कर लिया हमने, कुछ नहीं किया। अब बोला है कि ये जो जुड़ा हुआ था इसमें कोई बंदा था जो 100 था, 100 था, मतलब इसमें 100 था, जो 100 है वो हमने जोड़ दिया था। अब उसको 100 को निकालेंगे इसमें से, तो बोल रहा है 100 को निकाल लो, जो जुड़ा हुआ था 100 आपने उसको निकाल लो। यहाँ पर आपके पास कितने लोग बचे, 39 लोग बचे ना भाई। आप 100 आप माइनस कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 2740। टोटल कितने लोग वहां पर रहेंगे, संख्या कितनी रहेगी आपकी 39, क्योंकि आपने उस जो एक नंबर है मेरा 100 था उसको क्या कर दिया, आपने निकाल दिया। मतलब 40 लोग थे, 40 लोग मिल के 2840 बना रहे थे। अब एक 100 को निकाल दिए, मतलब आप उसमें केवल 39 रह गए हैं। अब उसके जगह में आपको क्या ला देना है, 140, मतलब फिर से 40 लोग होने वाले हैं, और हो भी गए, है ना, 40 लोग हो गए। तो यहाँ पर वो 40वां कौन है, 140। तो आप करिए 2740 में 140 प्लस कर दीजिए, और ये बन जाता है आपका, कितना हो जाएगा 2880, मतलब 40 लोग का सम मतलब योग, मतलब अब योग दे दिया है और आपको संख्या दी गई है ना, दोनों को भाग कर लेना है, बटा कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, 2880 डिवाइडेड बाई कितना करना है आपको 40। ये नया औसत, न्यू एवरेज, ठीक है, नया औसत आपको मिल जाएगा, ठीक है। जीरो जीरो क्या हो गया, कैंसल हो गया, 4 एकम 4 सत्ते 28 और 4 दूने 8। ये इसलिए हम बता रहे हैं, देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला को आप याद रखेंगे,
इसमें क्या होता है ना, कम से कम 10 फार्मूले आपको पता होंगे, तो 10 प्रकार से क्वेश्चन वो पूछेगा, समझ रहे हो बात को। तो 10 प्रकार के आपको फार्मूले, लेकिन ये ऐसा बेसिक फंडा है ना कि एक बार अगर आप इसे जान गए, इसे समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, ये 3 कॉलम, आपको वो 10 में से कोई फार्मूले याद नहीं करने हैं। तो चलिए, पहले हमारा हो रहा था औसत 71, अभी हो रहा है 72, मतलब कितने की वृद्धि हो गई भैया, 1 की वृद्धि हो गई हमारी। क्लियर है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चलिए, ये तो आसानी से फट से हो गया। 103, क्वेश्चन नंबर 103 बोला है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। चलिए, यहाँ तो चाल, दूरी, समय, है ना, आयताकार, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, अनुपात, सारे एक साथ लगा दिया भैया इसने। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनेंगे, पहले क्या हो करना है और क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2 इफ अ मैन साइक्लिंग अलोंग बाउंड्री एट द स्पीड ऑफ कितना 12 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट 1 राउंड इन 8 मिनट्स, देन द एरिया ऑफ पार्क इन स्क्वायर मीटर विल बी। चलिए, यहाँ ध्यान से पहले क्वेश्चन को आप समझिए। आपके पास पार्क है जो है ना, रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। एक आदमी है जो क्या करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी स्पीड चाल हो गया वो, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधा सीधा बोले तो 60 मिनट में। ठीक है, कितने मिनट में भैया, 7 मिनट में 12 किलोमीटर, है ना। 12 किलोमीटर मतलब 12,000, है ना, मीटर क्या होता है, चलता है 60 मिनट में। भैया एक बात बताइए, 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब वो पूरा ऐसा बाउंड्री लाइन को गया। बाउंड्री लाइन का यहाँ पर तात्पर्य होता है, ये इसका परिमाप, मतलब परिमाप, एक चक्कर लगाने मतलब परिमाप के लिए उसने 8 मिनट लगाया। तो पहले भैया 8 मिनट में कितना, तो हमको 8 मिनट का जानना है, तो हम क्या करेंगे, 12,000 बटे 8 गुणित कितना कर लेंगे, 8। ठीक है, कितना कर लेंगे, 8। ये 0 0 क्या हो गया, कैंसल हो गया, 6 कम 6, 6 दूने 12, और ये 200, और 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, और ये 00। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये घूमता है, ऐसा एक राउंड घूम रहा है, तो 1600 मीटर इसने दूरी तय किया। कितना मीटर, 1600। चलिए, इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात को यहाँ लिख देते हैं। अनुपात का मतलब होता है ना, अनुपात का मतलब ये है कि यह 3 गुना है और यह क्या है जी, 2 गुना है। ठीक है, तो जब भी अनुपात ऐसा दिया जाता है, इसमें हम x लगा लेते हैं। तो ये 3x है तो आयताकार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3x। ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये चारों मिलाकर कितना हो रहा है, 1600। ठीक है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 2 8, और 8 और 2 कितना हो गया जी, 10, मतलब 10x कितने के बराबर हो रहा है, 1600। का मान 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर आपका x का जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा 160, और इसमें आ रहा है मीटर में। अब ये लंबाई है भैया, ठीक है, तो जो लंबाई है वो 3x है, मतलब 3 गुणा 160, माने कितना हो गया, 16 3 48, 480। चौड़ाई
चौड़ाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणित 160, मतलब कितना हो जाएगा 320, 16 दूने 32। अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल निकालने को बोला है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए रख दीजिए 480 गुणा 320। ठीक है, तो ये इसमें जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा भाई। 48 दूने 96 का 6, हासिल आया 9, है ना। और क्या हो जाएगा, 48 या कितना होगा, जो 24 छक्का 144 होता है ना। और कितना हो जाएगा 44 और ये 9, 144 और 9 कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 53। और ये 2 जीरो अलग से लगेगा, कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो भैया 1 जीरो और ये 2 जीरो है, जहाँ 2 जीरो नहीं हो तो पहले काट दो इसको भैया, ये ये दोनों ऐसे ही कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डबल 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ तो उत्तर के आखिरी में क्या आएगा, डबल जीरो आएगा, इन दोनों को पहले ही काट दो। अब इन दोनों में बचेगा तो अब देखो 2 अट्ठे कितना होता है 16, 16 का कितना हो जाएगा 6, यहाँ था भैया, ये एक बार में ऐसा पकड़ सकते हो आप। क्लियर हो गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया जल्दी। ये 4 आएगा। ठीक है, इसको आने में बहुत टाइम लग जा रहा है, की स्पीड से चल रहा है भाई। करना था, चलिए हम लोग ले आए 104 को। ठीक है, बोला है 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के कितने, जब भी ऐसा घनों की संख्या बोलेगा, ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन में घनों की संख्या से बात होती है तो घनों की संख्या, ठीक है, घनों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड, क्यूबॉइड और क्यूब जो भी आपको दिया रहे, मतलब एक बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम को क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड और क्यूब जो भी आपका है ना, मतलब बड़े घन आपका आयतन। ठीक है, बड़े घनाभ के आयतन में आपको भाग करना है किसको, छोटे घनाभ के आयतन को। घनाभ हो चाहे घन हो, घन घनाभ जो भी हो सकता है, ऑब्लिक लगा देते हैं, घन ऑब्लिक क्या घनाभ का आयतन। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, आयतन कैसे निकलता है, घनाभ का कैसे रहेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। और घन का क्या रहेगा, भुजा गुणित भुजा, है ना, ये लंबाई चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई है। तो चलिए रख दीजिए, इसको दे दिया है 24 इंटू 9 इंटू कितना 8। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है
कि आपका जो यूनिट है उसका जो मात्रक है ना, कई बार मीटर एक थोड़ा एक सेंटीमीटर ऐसा अलग अलग दे दिया जाता है, उसमें आदमी क्या होता है जल्दीबाजी में गलती कर बैठता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान देना। चलिए बाकी तो सब ठीक रहेगा। ये हमारा क्या है, घन, मतलब इसकी भुजा, भुजा और भुजा। ठीक है, तो एक ही चीज को कितने बार लेना है, 3 बार लेना है। तो 3 3 और कितना 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, ये 3 कम 3 3 3 9, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया ना भाई। और 8 से कितना बच गया यहाँ पर, 64। ये हमारा 64 आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थोड़ा सा स्लो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बढ़िया चीज़ है कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मिल जाएंगे, है ना। चलिए 105 में आ जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहे हैं, पहले रीड कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक घन की कोर, ये भी मेंसुरेशन 3D है, त्रिविम ज्यामिति से है। एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है, एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर है। उनके सतह के क्षेत्रों का अनुपात, वैसे तो इसका एक शॉर्टकट होता है ना, तो क्षेत्रों का अनुपात, अगर आपको भुजा पता हो, ठीक है, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात जो निकालना है वह उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए, क्षेत्रफल 1 अपान क्षेत्रफल 2, है ना, इनका जो अनुपात माने बटा है। ठीक है, मतलब एरिया 1, सरफेस एरिया बोल सकते हैं अपन, जो भी बोल सकते हैं, इक्वल टू साइड 1 अपान क्या रहेगा, साइड 2, और उसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर, इसके बराबर रहेगा। तो साइड, पहले वाला साइड है 7 और दूसरा वाला साइड है 14, और उसका क्या ले लेना है हमको, स्क्वायर। ये कम आ गया, ये दोनों हो गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1/2, और उसका क्या करना है अपन को, स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा हमारा 1/4। 1 का 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। मतलब आंसर जो 1/4 है, वही आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। अगर इसको चाहें तो आप अलग से निकाल सकते हैं, ऐसा एक घन ले लेंगे आप, एक का बनाएंगे 7। ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप इस तरह सीधा याद रखिए। ठीक है, ये 7 है, वैसे ही एक 14 रहेगा। इसका क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया, है ना, दो टाइप के होते हैं, एक लेटरल माने पार्श्व, हिंदी में कहते हैं पार्श्व माने साइड साइड वाला, और एक होता है टोटल। ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ, क्या है ना, काम आएगा आपके। ये क्या होता है, लेटरल है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर हो गया बात। तो उसी तरह से आप दोनों बार दो बार निकालेंगे, है ना, इसी में भी निकालो, आंसर सेम आएगा आपका। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो और 15 क्वेश्चन है ना, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके बना देंगे। ठीक है, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा,
ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं। 13 है, 14, 15, 16, 17, 18 और ये। अच्छा, इधर का थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा लगता है। चलिए कर लेते हैं इसको, चलिए कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर थ्योरी थ्योरी है, केवल एक दो तो क्वेश्चन बस बचा है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 106 क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपन देखते हैं यहाँ पर। बोला है 4800 रुपीज को पी क्यू एवं आर में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के संयुक्त हिस्से का, ठीक है, 5/11 है। ठीक है। और क्यू का हिस्सा आर एवं पी के संयुक्त हिस्से का 3/13 है। अतः आर को प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो बोला है उसको अपन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक, चलिए आर के लिए अपन जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है चले जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 4500 क्या बोला है पी के बारे में। पी को जो हिस्सा मिला है ना, वो बोला है क्यू आर का 5/11। 5/11 किसका किसका, क्यू और आर का जो मिला है उसका। ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 11 अगर इधर हो गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा ये 11, 11 पी बराबर 5 क्यू धन 5 आर। मतलब क्यू का 5 गुना, आर का 5 गुना, दोनों को मिलाएंगे तो पी के 11 गुना के बराबर होगा। ठीक है। एक बार और कह रहा है कि जो क्यू का हिस्सा है, इसका क्यू है ना, क्यू का जो हिस्सा है वह क्या है बोल रहा है, आर व पी के संयुक्त से 3/13। 3/13 इसके आर व पी के, पी और आर के। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो चलिए यहाँ पर अपन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 13 इधर गुणा हो जाएगा इस क्यू के साथ, तो ये आ जाएगा 3p कितना 3r। अब यहाँ पर देखो जरा, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये r 5 है, यहाँ पर r क्या है जी 3 है। अगर मैं इसमें गुणा कर दूं 3 का और इसमें गुणा कर दूं 5 का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, अच्छा चीज होगा। ठीक है। वो अच्छा चीज क्या होगा, पहले ये देखो, ये क्यू लिखा गया यहाँ पर बस थोड़ा सा। अब यहाँ 3 का गुणा करोगे मतलब सब में होगा, तो कितना आ गया ये 33p, 33p, और ये कितना हो जाएगा 15q प्लस 15r। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जाएगा वो क्या हो जाएगा 5, 13 पंचे कितना हो जाएगा ये 65q। ये क्यू है ना, याद रखेंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा 65q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15p और प्लस कितना हो जाएगा 15r। अब क्या करिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर है मेरे पास 33p माइनस 65 क्यू इक्वल्स टू, ये देखो ये माइनस हो रहा है भैया, सबका माइनस, इसका भी माइनस साइन बदलेगा, इसका भी और इसका भी। ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 15q माइनस 15p। अब p को एक साइड करिए। ठीक है। p को एक साइड करने से क्या फायदा है, चलिए देखिए, p को एक साइड कर लेते हैं। ये इधर ये आएगा तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 48p। ठीक है। और ये आ जाएगा, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 80, 80, लेकिन ये आएगा 80 है वो क्यू में आएगा, ये कैंसल हो सकता है 8 से, है ना। तो 8 का कितने बार में जाएगा 6,
बार में, और 8 का कितने बार में, 10 बार में जाएगा, है ना। ये फिर जाएगा 2 का 3 बार में और 2 का 5 बार में। ये क्यों लिखाएगा, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमको आर का हिस्सा चाहिए। किसका हिस्सा चाहिए, मतलब सभी को आर बनाना पड़ेगा, है ना। सबको क्या करना है जी, आर बनाना है। आर बनाने का मैं आपको मतलब सिखा दूंगा। यहाँ पर 3p किसके बराबर है, 5q के बराबर है। 3p किसके बराबर है, 5q के बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 5q। ठीक है, ये जो 5q है कितने के बराबर है, 3p के बराबर है। तो इस 5q की जगह 3p लिख सकता हूँ। 3p लिखने से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 11p बराबर, ये जो 5q है ना, वो 5q है, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 3p प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5r। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो गया मेरा, 8p बराबर कितना हो गया मेरा, 5r। ठीक है, 8p बराबर क्या हो गया, 5r हो गया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर जरा देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये p है, 3p है। 3p किसके बराबर है, 5q के बराबर है। 3p जो है वह किसके बराबर है, 5q के बराबर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 13q बराबर 3p। ये जो 3p था उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3p की जगह 5q लिख सकता हूँ, है ना। प्लस कितना आ गया मेरा, 3r हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3r हो गया। अब ये 3r होने से क्या होगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 8q बराबर कितना हो गया, 3r हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको और इसको दोनों को हम क्या करते हैं, 15 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, 15 से भाग कर लेंगे दोनों तरफ को। तो 15 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो दोनों के पास कितना कितना है। यहाँ पर एक काम करते हैं, नहीं तो इसको यहाँ से और लिख सकते हैं, r बराबर कितना लिख सकते हैं, 8/5 कितना हो जाएगा p। ठीक, यहाँ पर हम लोग r बराबर कितना लिख लेंगे, 8/3। ठीक है, 8/3 और क्या लिखाएगा, ये q लिखाएगा। ठीक है, मतलब ये देखो दोनों बराबर दिख रहा है। तो दोनों बराबर दिखने से मेरे को ये समझ में आया कि 8/5 p है, वह r बराबर किसके, 8 बटा कितना जी, 3, और किसके, मतलब ये जो तीनों हैं, है ना, ये सब जो तीनों हैं एक दूसरे क्या है, बराबर हैं। अब इनको क्या करना है, ठीक है, 8 से डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके पास तो 8 नहीं है, डिवाइड में 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर क्या क्या दिखा मेरे को, p के बटे में आ गया 5, r के अपान में आ गया 8, और q के अपान में आ गया कितना, 3। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे आप, है ना, तो उसमें से देखो यहाँ पर आप एक बात समझिए, 5, 8 और 3, मतलब जो हमारे पास जो टोटल हिस्सा था उसमें से 8 भाग r के पास है, 3 भाग q के पास है, और 5 भाग किसके पास है, अभी p के पास है। हमको r का हिस्सा चाहिए। तो देखो 5, 8, 13 और 3 कितना हो गया, 16। टोटल जो 16 भाग था, 16 भाग है ना, 16 भाग हुआ कितने रुपया के बराबर है, तीनों मिलके कितना रखे हैं, 4800। हमको 8 भाग का चाहिए, तो सीधी सी बात है भैया, 8 भाग का आधा हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 8 भाग का हो जाएगा 2400। ठीक है, तो हम आंसर हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है ही उसमें, ऐसी ही। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या क्या जो
कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, मतलब 2 चर वाले और 3 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। समीकरण के बाद ये अनुपात, है ना, ये सारी दोनों चीजें लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद थ्योरी थ्योरी आ जाएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा, 10-5 मिनट में, है ना। चलिए, दो ट्रेन एन एक्स वाई क्या दिया है, 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर औसत गति से ए से बी यात्रा करती है। इस यात्रा के लिए वाई से 1 घंटा क्या होता है, अधिक लेता है। ए और बी के बीच मध्य ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, तीसरी बात है, एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे, है ना, तो एकदम आराम से क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, हमारे पास तो पहले ट्रेन ले लीजिए, ए से बी पहले जाना है मेरे को, ए से बी बना लीजिए, ए से बी। चलिए ए है ये और ये बी है, ठीक है। एक ट्रेन एक्स है और एक ट्रेन क्या है जी, वाई है। क्लियर हो गया बात। और इस तरह से देखेंगे, एक एक्स की जो गति है वो कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वाई है वो क्या है जी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, समझ में आ गया। अब ए से बी पहुंचने में, अब सीधी सी बात है, जिसकी गति ज्यादा रहेगा वो जल्दी पहुंचेगा, है ना। मतलब ये क्या लिया है, कम समय लिया। चलिए इसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो यहाँ पर पहले ने कितना समय लिया ये हम जानते हैं, तो हमारे पास होता है समय मतलब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस मतलब दूरी, और बट्टे में होता है चाल। बट्टे में क्या हो जाता है जी, चाल हो जाता है। क्लियर हो गया बात। ठीक, तो चलिए ध्यान से सुनेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी यहाँ पर है मेरा एक्स, और बटे में चाल कितना है इसका, 80। ठीक है, चाल कितना है इसका, 80। दूरी वही है दोनों के लिए, तो इसका भी दूरी एक्स है, लेकिन चाल कितना है इसका, 90। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा जो निकल रहा है वो समय है। ठीक है, दोनों के लिए हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया। अब ये जो समय है कम लगाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, और ये ज्यादा समय है, कितना घंटा ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा है बोल रहा है। तो चलिए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स बटा जो 80 है और एक्स बटा जो 90 है ना, दोनों के समय में अंतर कितने घंटे का है, 1 घंटे का, तो है ना। अब इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लीजिए, 720 आ जाएगा, ये 9x हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। और इस तरह से ये बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा, 720 इधर, और x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 720। देखिए इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में एकदम कॉन्सेप्ट को रखिए। आपको अलग से बार बार सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है। गणित ऐसा नहीं, आपको सूत्र याद नहीं है तो गणित नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या, बस आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, एक टेक्निक मालूम होना चाहिए कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ना। नहीं तो इसके लिए इसको बनाने के अलग से एक सूत्र ही है ना भाई। उस क्वेश्चन को बनाने का एक अलग से क्या है, ट्रिक है, सूत्र ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा यहाँ पर ये दिन वाला आ गया, है ना। चलिए ये दिन आ गया हमारे पास, क्या दिया है, ए बी सी, एक कार्य, कार्य और समय वाला है। समय एवं कार्य वाला एक चैप्टर से रिलेटेड है ये। इसमें बोला है ए बी सी एक कार्य को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य को कितने दिन में कर सकता है, एक ही बात कर रहा है ना, तीसरे दिन।
तीसरा दिन का तात्पर्य क्या है? ए 2 दिन कर रहा है, ये तीसरा दिन कौन कर रहा है? हो गया बात? तो ध्यान से समझेंगे इसको, क्वेश्चन को। तो चलिए, अगर ये अकेले अकेले कर रहे हैं तो पहले तो कितना, इसको देखो, लगाने का ट्रिक ये है, ए है, बी है, सी है। ए कितने दिन में कर रहा है भैया? 20 दिन में। बी 30 और सी 60 दिन। बहुत स्लो है भैया, 60, है ना। चलिए, तो इनका लघुत्तम निकाल लो। ये जो निकलेगा ना, ये बताता है कुल कार्य। मतलब आपको एक काम है, समझे बात को, उसके छोटे 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 कितने टुकड़े कर दिए हमने? 60 हिस्सा कर दिया है। ठीक है। अब ये 60 हिस्से को 20 दिन में करता है, ये ए करता है, तो मतलब वो एक दिन में कितना हिस्सा करता है? 3 हिस्सा। अगर उसी को अगर बी करे तो 30 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना हिस्सा कर रहा है? तो इसको बोलते हैं अपन क्षमता, इफिशियंसी, है ना। और ये हमारा कुल कार्य है जिस काम को करना है। और ये क्या है? हमारा दिन है, जो दिन वो लोग लगा रहे हैं अकेले अकेले करने में। अगर उसी काम को सी करता है तो एक दिन में कितना हिस्सा कर पाएगा? केवल एक हिस्सा कर पाएगा। अब देखो, जरा ध्यान से समझना है आपको। ए पहले दिन किया, कितना हिस्सा? 3। फिर ए एक और किया बी द्वारा, अब ये 3 हो गया। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। बी और सी द्वारा तीसरा दिन सहायता प्रदान, 2 दिन तक सहायता नहीं किया, अब तीसरे दिन कर रहे हैं। ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। आप इसे समझिए। ठीक है। तो तीनों मिलके कर रहे हैं, तो ए तो अपना 3 करेगा ही, बी भी उसमें कितना हिस्सा बटा लिया? अपना 2 हिस्सा, और सी 1। तो इस प्रकार से अगर आपको ध्यान दिया जाए तो 3 दिन में, ठीक है, कितने दिन की बात कर रहा हूं मैं? 3 दिन की बात कर रहा हूं। ठीक है। 3 दिन में 9 हिस्सा खत्म हो रहा है। ठीक है। नहीं, 3 3 6 3 9 और 3 चौक 12 हिस्सा खत्म हो रहा है। लेकिन मुझे इसको तो पूरे काम को करना पड़ेगा, है ना। उसे पूरे काम को करना है ए को। ठीक है। तो क्या कर रहा है? उसे सहायता प्रदान करते जा रहे हैं। अब इनको 60, 3 दिन में इतना हो रहा है, बात समझो। इसका मतलब दिमाग ये लगाओ कि 12 हिस्सा है तो 3 दिन लग रहा है। अगर 60 हिस्सा होता तो 5 गुना दिन लगेगा। मतलब कितना दिन लगेगा इसको? तो उसे पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा? उसे 15 दिन लग जाएगा। क्लियर हो गया बात? एकदम सीधी सी बात है। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको यहाँ पर देखो दिया था क्या, उसके हिसाब से हमने काम किया है। काम और समय कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। काम समय जो क्वेश्चन होता है वो कोई बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है जिसको अपन देख के घबरा जाए। ठीक है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109। ये थ्योरी थ्योरी है, अभी आगे इधर कंप्लीट फटाफट होता जाएगा। ये जो थ्योरी दिया है ना, इसमें दिया हुआ है आपको 109 का। 109 में बोलता है बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता बैंकिंग मॉडल उदाहरण है, अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपनी समझ बनाता है, निर्देशों के एक श्रृंखला को याद कर उसका करता है, तथ्यों को याद करता है तथा उन्हें बता पाता है, एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही सवाल बना पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर होगा। तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है।
सीखने की बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये तथ्यों को याद करता है तथा उन्हें बता पाता है। नेक्स्ट करते हैं, हमारा 110 है ना। पाओलो फ्रेरे ने सीखने के किस मॉडल पर बात की? इसका आंसर है हमारा, ये हमारा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग मॉडल, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, सेल्फ लर्निंग मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैंकिंग मॉडल। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्रामिंग से संबंधित है? कथन 1, 2, 3 दिया है, ज्ञान को दिमाग में रखना और जरूरत पड़ने बता पाना। सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की अलग होती है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और चौथा है सीखना टुकड़ों में होता है। तो 111 के लिए जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा कथन 2 और 4, मतलब ज्ञान को दिमाग में रखना और जरूरत पड़ने पर बता पाना। ठीक है, और चौथा क्या कह रहा है हमारा, सीखना टुकड़ों में होता है, थोड़े थोड़े करके सीखा जाता है, ये ऐसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, बच्चों को अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता के लिए निरूपण कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो हमारे पास ये 112 के लिए जो आंसर है ना, उसके ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है मेरा प्रतीकात्मक ठोस चित्रात्मक ठोस चित्रात्मक प्रतीकात्मक चित्रात्मक प्रतीकात्मक ठोस प्रतीकात्मक चित्रात्मक और क्या जी, ठोस। तो सबसे इसका जो सर्वोत्तम उपयुक्त है वो हमारा है ठोस चित्रात्मक प्रतीकात्मक, मतलब वस्तु देखेगा वाकई में, है ना, उसके बाद उसको चित्र में देखेगा और उसके बाद उसको प्रतीक में, मतलब आप समझ लीजिए जैसे सेव है, सेव को वास्तव में देखेगा, फिर क्या करेगा, सेव का चित्र देखेगा, फिर उसको सेव को जो प्रतीक ए बी सी या जो अनार आम जो भी है उसके रूप में, क्लियर हो गया बात, प्रतीक के रूप में सीखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 113 का, ऐसे कथन जो स्वयं कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। देखो, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। परिभाषित कथन, अपरिभाषित कथन, उपपत्ति या प्रमेय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने पढ़ा हुआ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जैसा भी है, उसमें आता है एक प्रमेय, है ना। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, है ना। प्रमेय को हम क्या करते हैं, सिद्ध तो करते हैं ना भाई। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो जाएगा थ्योरम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 114। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं यहाँ पर। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीकों को कहा जाता है व्यापक तर्क, विशिष्ट तर्क, निगमन तर्क, आगमन तर्क। ये हमारा 114 नंबर का है। तो इसको बोला जाता है इंडक्टिव लॉजिक, इट मीन्स आगमन तर्क, है ना। मिलते जुलते उसी तरह से मिलता जुलता और बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर, है ना, जो हमारा नतीजा जिस नतीजे पे पहुंचते हैं उस तरीके को कहा जाता है आगमन तर्क। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 115 है। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य, ठीक है, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना, वे किस तरह सोच रहे हैं या समझने में शिक्षक की मदद करना, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं। ठीक, तो
तो इसमें क्या होगा, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना। रचनावादी है भाई, आप इमेजिन करो, है ना, कंस्ट्रक्ट करो, है ना, सीखने के लिए प्रेरित करना है। वो तो तुरंत बता देना नहीं भाई, उनको पूछेंगे ऐसा करो, ऐसा हिंट देंगे, बनाने के लिए बोलेंगे। सीखने में उनकी मदद करना, वे किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 115। तीनों ही हैं, ए 1 2 3 तीनों ही हैं। तो 116 में आ जाते हैं। सही कथन चुनिए। गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है भाई, है ना भाई। उसके बाद केवल अवधारणा मतलब कॉन्सेप्टिव जो है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, केवल टीचर को ही चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो पहला गलत हो गया। बच्चे को परिभाषा याद है, इसका अर्थ उसे अवधारणा समझ है। भाई कोई रट लेगा, याद है इसका मतलब उसने अवधारणा समझ लिया, ऐसा थोड़ा ना मान सकते हैं। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर्याप्त है। ये भी नहीं, खाली उतना ही पर्याप्त। चौथा देख लेते हैं, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, है ना भाई। अगर उनके में कॉन्सेप्ट है ना, इसीलिए तो फार्मूला रटा नहीं जाता, है ना। फार्मूला को रटना नहीं है, उसे समझ के क्या करना है, उसी उसी प्रकार से अगर आप अवधारणा को रखेंगे। जैसे मैंने अभी क्या बोलते हैं, जब औसत का ये किया था, सॉल्व किया था, यहाँ तक कि काम समय है ना, चाल दूरी है, कि मैं किसी में फार्मूले नहीं लगाया हूँ, क्योंकि वो अवधारणा से बन जाते हैं। ठीक है, भले थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये राइट लास्ट वाला हमारा एकदम ज़्यादा अप्रोप्रिएट